स्ट्रैटेजी, रियल पॉलिटिक्स एंड विद वो कहते हैं ना, अर्जुन केवल मछली की आंख देख रहा है कि मुझे सत्ता चाहिए, उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं दिखता। वो एक चीज मुझे हथियाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। द मीन्स डोंट मैटर, द एंड्स ओनली मैटर। Let's get into the heart of the storm, the chapter Southern Terror, which some would say is most controversial, but others would say is very revelatory, based on archival research. साउथ में जो टीपू सुल्तान की नीति होती है, खासकर पूर्व केरला में, बाय द वे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान also issues a disclaimer in the serial that it's based on his exploits against the British but doesn't deal with his controversial role in the coup against Kerala. टीपू सुल्तान जो स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जो धारावाहिक थी, उसमें ये डिस्क्लेमर आता है जो कि शायद बहुत छोटा था, बहुत बड़ी था, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बहरहाल टीपू जो उस रीजन में हैदर अली के बाद कंसिडरेट पॉइंटी थे, अरशद बेग उनको कहते हैं कि यू कोलैबोरेट विद माय प्लान्स, और अरशद बेग जब कहते हैं कि मैं मक्का चला जाऊंगा, आई कैन नॉट कंटिन्यू विद योर पॉलिसीज, ही ब्लैकमेल्स हिम as you have mentioned in the book and threatens to oust his love interest, the courtesan, threatens him to collaborate, arm twists him into collaborating. एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा रोल रहा, एक वायलेंट सा पीरियड रहा जिसके बारे में आप बहुत डिटेल्स में लिखते हैं। क्या हाइलाइट्स थे? हाइलाइट्स तो कहना उचित नहीं होगा क्योंकि हाइलाइट्स बहुत ग्रिम है, डार्क है, लेकिन आपके हिसाब से जो पूरी पॉलिसी रही, जो पूरा उसका एंगेजमेंट रहा ट्रैवलकोर से, कुर्ग से, केरला से, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो आप चाहेंगे कि यहाँ बैठे श्रोता जाने और शायद याद रखें? गौतम जी, मुझे लगता है उस विषय में जाने से पहले क्योंकि बनारस का ऑडियंस है, उनको शायद मैसूर के इतिहास के बारे में उतना पता नहीं होगा। हम हैदर अली के बारे में बात करके अचानक टीपू के जंग के बारे में बात करना थोड़ा अटपटा लगेगा। तो एक इनफैक्ट किताब में भी 1/3 किताब जो है वो हैदर को समर्पित है, 1 लाख ऑफ द 3 लाख वर्ड्स। और मुझे लगता था कि बेटे को समझने के लिए बाप का जो डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हैदर अली का जैसे मैंने सवाल आपसे पूछने ही वाला था कि ये जो एप्पल है, ये ट्री से इतना दूर क्यों गिरता है? बिकॉज हैदर अली में बहुत प्रैग्मेटिज्म है, आप जैसा कहते हैं। हैदर अली शंकराचार्य को भी दक्षिणा भिजवाते हैं, जो सिक्के हैं, कॉइन्स में जो हिंदू डेटीज की इमेजेस हैं, ही कंटिन्यूज विद दैट। तो टीपू में ये जो स्ट्रीक है, जो वायलेंस का स्ट्रीक है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के क्यों दिखता है? तो जैसा मैंने पहले कहा कि उनको हमेशा से पता था कि ही वॉज यूजर्पर ऑफ द थ्रोन, और एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य में हिंदू राजा ने उनको शरण दी थी जब वो दयनीय स्थिति में थे बचपन में, और ऐसे राजा के सिंहासन को उन्होंने हथिया लिया है। इसलिए अगर वो बहुत ओपनली अगर अपना सत्ता प्रदर्शन करें तो लोगों में बगावत हो सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक फिगर हेड रोल की तरह, एक पपेट की तरह वोडेयार को सिंहासन पे तो रखा। जब एक वोडेयार महाराजा मर जाते तो अपने ही किसी चयन किए हुए एक छोटे से बच्चे को वहाँ डाल देते। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता, उसका अपना थिंकिंग पावर आने लगता, तो अचानक रातों रात उसके कमरे में दूध का एक प्याला जाता था, सुबह वो मरा हुआ पाया जाता था, तो उसको जहर देके मरवाया जाता था। या और फिर एक और वन मोर शराड, वन मोर इन्फेंट रूलर। पर महाराजा है, सारे ट्रॉफीज जंग में जो जो जीते गए हैं वो महाराजा के सुपुर्द डाल रहे हैं, जो भी फरमान आ रहे हैं वो महाराजा के नाम से जा रहे हैं। पर लोगों को पता था कि सत्ता कहाँ पे है। अब दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ गेटिंग ऑल ऑफ दिस ऑन अ प्लेटर फॉर द सन। उसने उतना मेहनत नहीं किया जितना पिताजी ने किया था, उसको सब कुछ मिल गया, और उसने सोचा कि आफ्टर हिज फादर डाइज मैं क्यों इस पपेट को वहाँ रखूँ, मैं खुद ये पूरा सिंहासन अपने नाम पे क्यों ना कर दूँ। और इसीलिए उसने वोडेयार को पूरी तरह से डिपोज करके उसने मैसूर का भी जो इस्लामीकरण शुरू किया, उसको सल्तनत खुदादार, जो हिंदू बहुसंख्यक एक राज्य था, उसको खुदा का दिया हुआ सल्तनत के नामकरण किया। शहरों के नाम बदल दिए उन्होंने। मैसूर नज़राबाद बन गया, कैलीकट फिरोखाबाद बन गया, मैंगलोर जलालाबाद, और कन्नड़ा और मराठी में जो अकाउंट्स रखे जाते थे इसमें, उसको हटा के उसके जगह पे पर्शियन, एक कन्नड़ा स्पीकिंग प्रोविंस में पर्शियन, जो लोगों को पता ही नहीं था ये भाषा, वो उन पे थोपी गई। और जो कॉइन्स भी आपने बोला, कॉइन्स में भी पर्शियन न्यूमरल्स वगैरह जो लोगों के बिल्कुल सर के ऊपर से जाता था। तो इसको चलते हुए बहुत राज्य के अंदर और राज्य के बाहर बहुत सारे बगावत और प्रोटेस्ट इनके खिलाफ शुरू हुए, क्योंकि ये
धार्मिक तौर पे असहिष्णु तो थे ही, उनके खुद के जो पत्र हैं, उनके खुद के जो फरमान हैं, उसमें ये दाखिल है। ये किसी और को हाथ कंगन को आरसी किया जैसा बोलते हैं, तो वो खुद लिखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो खासकर 2-3 जो प्रमुख इंसिडेंट्स हैं, जो खूंखार हैं, जो हम शायद आज भी जिसके घाव लोगों के दिलों में अभी तक नहीं भरा है। एक है मैसूर के अंदर एक मंडियम अयंगार नाम का एक समुदाय है, जो भारद्वाज गोत्र को बिलोंग करते हुए एक ब्राह्मण समाज है। तो उसके लगभग 700 महिलाएं, पुरुष और बच्चे दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी जो हम मनाते हैं, उस दिन उनको छलावे से एक भोजन के लिए बुलाया गया श्रीरंगपट्टनम में एक लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में। और जैसे वो खा रहे थे, सारे दरवाजे बंद करके एक ही दरवाजे से हाथियों को भेजा गया और हाथी तले ये सारे 700 लोग कुचल के उनको मार डाला गया। और उस समुदाय के लोग आज भी 250 साल बाद जब हम सब लोग दीपावली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, वो लोग इस दिन को एक कराल रात्रि, एक श्राद्ध के रूप में अपने पूर्वजों के साथ जो हुआ उसको लेके शोकित होके वो उसको इस तरह से आचरण करते हैं। तो ये किसी ऐतिहासिक ये नहीं है, आज का जीता जागता एक भाव है उस समुदाय में। इसी तरह आप जाएं मैंगलोर में, जो ईसाई समुदाय था, मैंगलोर क्रिश्चियंस, तो उनको भी नॉर्थ और साउथ कनाडा से अलग अलग आंकड़े आते हैं। 60,000, 70,000, 80,000 से ज़्यादा ईसाइयों को वहाँ से मैंगलोर से श्रीरंगपट्टनम लगभग 300 किलोमीटर की दूरी हाथियों के पैर से उनको बांध के वहाँ से खींचा हुआ लेके जाते थे। जो प्रेग्नेंट विमेन थी, गर्भिणी स्त्री, उसको भी चलना पड़ता 300 किलोमीटर। रास्ते में बहुत सारे लोग डिलीवरी हो जाता था, बच्चे मर जाते या माएँ मर जाती, उनका अंतिम संस्कार तक करने का सहूलियत नहीं था। जो चील, कौवे वगैरह, उनके they would eat the corpses, और these are all written in the eyewitness accounts of those times। हर एक चीज का प्रमाण है कि कैसे ये सब चीज Ash Wednesday पे मैसेकर हुआ। Ash Wednesday। तो जैसे हिंदुओं के लिए नरक चतुर्दशी का चयन किया गया, इसी तरह ईसाइयों के लिए ऐश वेडनेसडे, अभी का जो टाइम है ईस्टर से पहले 6 हफ्ते, वो उनके लिए बहुत पवित्र माना जाता है। उस समय में इन सबको घसीट के वहाँ से ले जाया गया। इसी तरह केरला में, जैसे वो खुद कहते हैं, 4 लाख से ज़्यादा काफिरों का धर्मांतरण, वहाँ बहुत सारे मंदिरों और गिरजाघरों का निर्मम तरह से उनका डिस्ट्रक्शन किया गया। और कूर्ग में जो कोडगू है आज, वहाँ भी जो वॉरियर कम्युनिटी है, नायर्स, केरला के नायर्स और जो कोडवाज हैं कूर्ग के, उनके खिलाफ जिस तरह का मुहिम छेड़ा गया, वो आज भी वहाँ के लोग, जैसे अयंगार का मैंने बात किया, वो 12 दिसंबर को एक शहीद दिवस के नाम से उसका आचरण करते हैं, क्योंकि उसी दिन 1785 में I also urge you to reflect on the heroic defiance of these communities, the Kadavars and under Ravi Verma। तो उस दिन पे सभी लोगों को, कोडवा समाज के लोगों को देवाटी परम नाम के एक पर्वत पे बुला के छलावे से फिर से हम संधि वार्ता के लिए मिल रहे हैं, ये कहा गया। और सारे लोग आप निहत्थे आए हैं, तो उन्होंने विश्वास करके बिना अस्त्र शस्त्र के आए, और जैसे ही वो आए उनको पकड़ के उनको मार डाला गया। तो ऐसे आज भी जो भाव हैं उन लोगों में, जब मेरे राज्य में कुछ साल पहले टिप्पू जयंती मनाई जाती थी, आप सोचिए इसकी विकृत मानसिकता कि जिस तरह से वो मंदिर में जिनको मारा गया, इट वाज ऑलमोस्ट जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जिस तरह से लोगों को छलावे से सब पे गोली बरसा के उनकी निर्मम हत्या की। क्या एक ऐसा दिन इस देश में आ सकता है कि हम जनरल डायर की भी जयंती मनाएं? तो ये ऑलमोस्ट उसी किस्म का एक विकृतता है कि, और जब ये शुरुआत हुई इस चीज़ की, तो कर्नाटक में अब राजनीतिक दांव-पेच तो होता रहता है, कांग्रेस कुछ करता है तो भाजपा विरोध करता है, भाजपा कुछ करता है तो कांग्रेस विरोध करता है, उसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। पर यहाँ समुदाय जो है, लोकल कम्युनिटीज़, क्रिश्चियंस ऑफ मैंगलोर और कोडावास और ये नायर्स इन केरला और अयंगार्स, ये सब लोग सड़क पे उतर गए कि जिस व्यक्ति ने हमारे पूर्वजों के साथ इस तरह का बर्ताव किया, उसको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स मनी पे आप उसका महिमा मंडन कैसे कर सकते हैं? तो ये आज टीवी चैनल्स पे ज्वलंत एक मुद्दा है, औरंगजेब। और कभी कभी मुझे लगता है कि
शायद ये सब लोग अभी इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, औरंगजेब और टीपू सुल्तान हो, टीवी चैनल्स में रोज यही डिबेट्स होता है, जबकि ये इतिहासकारों की चर्चा के लिए छोड़ देना चाहिए। राजनीतिक पक्ष इसमें दे मेक देयर डर्टी एंट्री, बट आज वही हो रहा है कि इन सारे रूलर्स के लेगेसीज को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के हमें प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में लोग और खासकर जो युवा यहाँ बैठे हैं उनके मन में ये ज़रूर ये बात आ गई है कि क्या ये चीज़ हमें गलत बताई गई है, क्या इन चीज़ों पे लेपापोती करके इसको वही वो दैट फॉल्स अजम्पशन कि ये सारी चीज़ें अगर हम बोल दें बेबाकी से तो सामाजिक समरसता किसी तरह से खराब हो जाएगा। इसको चलते हुए जिस तरह ऐतिहासिक सत्यों पे पर्दा डाला गया, उसके बारे में आई थिंक आज समाज में बहुत ज़्यादा एक चर्चा विवाद वो हो ही रहा है। तो मैं आपकी इतिहास दृष्टि पे आऊँगा, लेकिन एक और एस्पेक्ट है जिस पे मैं चाहूँगा मैं बताएं, वो है टीपू सुल्तान की फॉरेन पॉलिसी। अंग्रेज़ों को साधने की कोशिश करते हैं, फिर फ्रेंच को साधने की कोशिश करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है, उनको बड़ा धोखा मिलता है, हार जाते हैं। He also trying to reach out to the Muslim world. He sends an emissary जो कच्छ से, कराची से होके काबुल जाता है, और जब ईरान के राजकुमार को, युवराज को वहाँ से देश निकाला दिया जाता है, वो इनके यहाँ आता है, इनको शरण देते हैं वो, और बाद में वो दोनों को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आप आइए और मदद कीजिए मेरी, टू सेट थिंग्स राइट इन हिंदुस्तान एंड डेक्कन। और इनफैक्ट ही प्रपोजेस अ प्लान आल्सो। किताब मैंने ध्यान से पढ़ ली तो मैं प्लान बता देता हूँ। ऐसा ना लगे कि मॉडरेटर ने 936 पेज की किताब ना पढ़ी, सिर्फ प्रेफेस के अंदाज पे बोल रहा है। तो वो कहते हैं कि आप उधर से आइए, मैं इधर से। हाँ बिल्कुल। पूछना ये उनके दो क्वेश्चन ये है कि एक तो ये बात है पॉलिसी क्या है, दूसरा इस फॉरेन पॉलिसी का क्या कोई लास्टिंग फॉलोआउट है जो आप कंटेम्प्रेरी इंडिया में आज देखते हैं? तो उनके मृत्यु के 2 साल पहले एक चिट्ठी वो भेजते हैं ज़मन शाह, जो अफगान के दुरानी सुल्तान थे, और उसमें ये बात का जिक्र है कि एक बहुत सोचा समझा हुआ प्लान कि आप वहाँ से हिंदुस्तान पे आक्रमण कीजिए, हम दोनों साथ मिलके इस जिहाद, और बार बार जो टर्म यूज़ होता है वो वही है, जिहाद, होली वॉर। और पहले 2 साल की इस लड़ाई में पहले साल में उत्तर भारत के सारे काफिरों का निर्मूलन हम कर देंगे, जो जाट थे, मराठास, राजपूत, इन सबको, सिख्स। और फिर दूसरे साल में दक्षिण भारत के सारे काफिरों का निर्मूलन करने के बाद हम बीच मध्य रास्ते मिलेंगे और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने आपस में बांट लेंगे, एंड वी विल मेक इट एन इस्लामिक कैलिफेट। तो बार बार जो लोग बोलते हैं ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, मुझे उससे भी बहुत परहेज है, क्योंकि ये वही विचारधारा के इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज़ों के आने तक भारत नाम का कोई चीज़ था ही नहीं, हम राष्ट्र ही नहीं थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद हम एक नेशन बने, तो अगर नेशन ही नहीं था तो वो किस नेशन के इंडिपेंडेंस के लिए, स्वाधीनता के लिए लड़ाई कर रहे थे? यू कांट हैव इट बोथ द वेज कि ये भी कहो चित भी मेरी पट भी मेरी। तो वो एक बहुत बहादुर सिपाही थे, उसमें दो राय नहीं है। अंत समय तक वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए, पर उसका ये मतलब नहीं कि वो देश की स्वतंत्रता वगैरह के बारे में सोच रहे थे। वो अपने खुद की जो का राज्य था, अपना फैमिली ऑनर और अपना किंगडम, उसको बचाने के लिए वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, और इस मुहिम में उन्होंने एक्चुअली फ्रेंच की सहायता भी ली थी। तो फ्रेंच कोई कम कॉलोनियल नहीं है, उनका भी उपनिवेशी जो सोच विचार थे वो सबको पता ही था। तो अगर बाय चांस टीपू अगर जीत जाते तो आज बीच बीच में जो अंग्रेजी में बोल रहा हूँ उसके बदले में फ्रेंच में शायद बोलता होगा, क्योंकि भारत एक फ्रेंच कॉलोनी बन गया होगा, या फिर हमारे नाम बदल गए होंगे क्योंकि ये इस्लामिक कैलिफेट बन गया होगा। तो ये है फ्रीडम फाइटर का जो है डिस्क्रिप्शन। और आपने पूछा कि फ्यूचर इस पे क्या असर है। एक्चुअली गौतम जी, दिल्ली सल्तनत के जो डायनेस्टीज थे, लोदीज, खिलजीज, तुगलक, ये सारे लोग हिंदुस्तान में शासन करने के लिए जो परमिशन है वो खलीफा से लेके आते थे। उनके अनुमति के साथ ही वो यहाँ पे शासन कर सकते थे। इनफैक्ट ओनली जब मुगल आए तो उन्होंने इस प्रथा का अंत किया। अब टीपू सुल्तान क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता था, जैसे मैंने कहा, उनके पिता एक यूजर्पर थे, राज्य को उन्होंने हत्या किया था, तो वो ऑटोमेटिकली उत्तराधिकारी तो बन नहीं सकते थे, इसलिए वो अवैध एक यूजरपेशन था। तो इसीलिए अपनी लेजिटिमेसी के लिए, टू गेट द लेजिटिमेसी फॉर हिज ओन रूल,
उन्होंने ओटोमन खलीफ को भी पत्र लिखा कि आई एम द ट्रू मुस्लिम रूलर। मुगल भी खुद उसका कोई पावर नहीं रह चुका है, मैं सच्चा एक मुसलमान शासक हूँ। मैं और मेडल्स की तरह सारे टांग दिए कि मैंने इतने काफिरों को मारा, इतने गिरजाघर तोड़े हैं, इतने हिंदुओं को और ईसाइयों को की हत्या की है, इतने मंदिर तोड़े हैं। तो बाजे गाजे के साथ, गर्व के साथ वो ये सारी चीजें सबको बोल रहे हैं, और हम यहाँ आज बैठ के नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अतिशयोक्ति है, वो एग्जैजरेशन है, हम उनको कवर फायर दे रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस बंद हो गया था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप एक्सटर्नल एक पावर को यू बिसीच देयर हेल्प, यही चीज बाद में हुआ खिलाफत आंदोलन में, जो गांधी ने जिसकी सहायता की नॉन कोऑपरेशन के साथ, कि ओटोमन खलीफ वहाँ पे राज करने के लिए भारत के मुसलमान उनकी सहायता करें, तो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, पार्टर सिस्टम में आप भी उसमें शामिल हो। तो ये बार बार लुकिंग टुवर्ड्स द उम्मा, द लार्जर मुस्लिम ब्रदरहुड, वो आज भी हो रहा है कई विषयों पे। तो इन सब की नींव जो है वो तब से रखी गई थी, और टीपू सुल्तान की इसी श्रृंखला में आने वाले एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सत्ता के लिए बाहर से लेजिटिमेसी मांगी। विक्रम, इसके पहले वाले सेशन में भैरप्पा का जिक्र हुआ था, और भैरप्पा ने आपकी किताब का एक फॉरवर्ड लिखा है, इसमें वो जिक्र करते हैं कमेटी का जो इंदिरा गांधी के दौर में गठित हुई थी, एनसीईआरटी की कमेटी थी, हिस्ट्री का रिवीजन हो रहा था। द आइडिया वाज टू मेक हिस्ट्री मोर पैलेटेबल टू रीडर्स, टू स्टूडेंट्स, और भैरप्पा ने उसका विरोध दर्ज किया, कहा कि बिकॉज इट वाज नॉट ट्रूथफुल टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इट वाज ट्राइंग टू डिस्टॉर्ट। तो उन्होंने विरोध दर्ज किया और कमेटी से इस्तीफा दे दिया। आपने किताब लिख डाली। आपने बहुत सारी किताबें लिखी है, और हर किताब जब आती है तो चर्चा छिड़ जाती है। कुछ दिनों पहले सावरकर पे सर की किताब आई थी और कई सालों तक चर्चा रही। वो चर्चा अभी चल ही रही, अभी तो टीपू की किताब आ गई। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप देश के बड़े इतिहासकार हैं, और आपको टेक्स्ट बुक्स के बाहर, यूनिवर्सिटी करिकुलम के बाहर भी लोग पढ़ते हैं। हमारे पास सिर्फ 6 सेकंड है, लेकिन वे एक्सीड करेंगे इस समय, डोंट वरी। आपकी इतिहास दृष्टि क्या है? Why should we read history, and also what next? देखिए, इतिहास का उपयोग क्या है, ये हमारे पूर्वजों के मन में बहुत एक स्पष्ट एक आइडिया था। कलहण जो जिन्होंने राज तरंगिनी लिखा, कश्मीर का डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, उसमें वो इतिहास का मतलब क्या है और उसकी उपयोगिता, जो आपने मुझसे सवाल किया, वो सवाल हमारे पूर्वजों के मन में कभी ना कभी हमेशा से था। तो उन्होंने एक श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक से इसका उत्तर दिया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम कथायुक्तम पुरावृत्तम इतिहासम तचक्ष्मते। जो पुरावृत्त है, पुरानी चीज़ें, उसको कथा रूप में, कहानी के तौर पे, दिलचस्प कहानी के रूप में और कही जानी चाहिए। और उसका क्या उपयोग है कि 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको साधने के लिए, और साथ साथ एक और चीज, उपदेश समन्वितम, उसमें राइट एंड रॉन्ग, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इन सब का एक डायडैक्टिक एलिमेंट, एक उपदेश समाज को मिले। इन सारी चीज़ों को जो विषय इसमें काम करता है, इतिहास चक्ष्मते, उसको इतिहास कहते हैं। और उसका लिटरल ट्रांसलेशन अगर आप करें, इतिहास जो संस्कृत का शब्द है, उसका ट्रांसलेशन वही होगा कि ये ऐसे हुआ था। इसमें कोई राय ऐसा वैसा, आज का राजनीतिक पक्ष, आज का समाज, ऐसा कुछ नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तथ्य हैं, उसके बेसिस पे ये ऐसा हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि हम वी केम आउट ऑफ अ ब्लडी पार्टीशन व्हिच वाज मेड ऑन रिलीजियस लाइंस, आई थिंक जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनको कहीं ये लगा था कि जैसा मैंने कहा, इन सारे अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को अगर किसी तरह बोल लें तो सामाजिक समरसता किसी तरह खत्म हो जाएगी। देखिए, हम बेबाकी से ब्रिटिश शासक जो थे, चर्चिल हो, कॉर्नवालिस, वेलेस्ले, इन सब के क्रूरता हो, इन सब के बारे में बेबाकी से बात करते हैं। हमारे सारे फिल्मों में खलनायक हमेशा ब्रिटिश होता है। तो ये सब करते वक्त हम ये नहीं सोचते कि देश के क्रिश्चियंस को इससे बुरा लग जाएगा, क्योंकि उनका धर्म एक ही है। क्यों? पर जब हम गजनी या घोरी या तिमोर या टीपू या औरंगजेब, इनके जो दुष्कृत्य हैं, जो उन्होंने खुद, जैसे मैंने कहा, गर्व से रेखांकित किए हैं अपने समकालीन क्रॉनिकल्स में, उन्होंने बहुत ही जोर शोर से जिस पर रेखांकित किया है, उसको अगर हम बोलें तो किसी तरह आज के लोग बुरा मान जाएंगे।
मैं बार बार यही चीज़ हर मंच पे कहता हूँ कि आज के समुदाय, आज के खासकर जो मुसलमान भारत में रहते हैं, वो इन सारे दुष्कृत्यों के लिए कभी भी जिम्मेदार हम उनको नहीं ठहरा सकते। गजनी ने, घोरी ने, जो जिसने किया, आज के लोग उनके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, पर जो रिवर्स है वो भी सही होना चाहिए कि आज के समुदाय ऐसे बारबेरियंस को अपना रोल मॉडल और हीरो उनको मानना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम दोनों में अगर दोस्ती बननी है, आप में और मुझ में, तो अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति को पूजता रहूं जिन्होंने आपके परदादा के साथ बहुत सारी दुष्कृत्य किए, तो हम में दोस्ती कैसे बढ़ सकती है? तो आज के जो समुदाय हैं वो भी इन सारे दुष्कृत्यों के उतने ही शिकार रहे जितने बाकी समुदाय थे। तो ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो कमीशन है, जो सत्य को बोल देना चाहिए, क्योंकि झूठ, एक जगजीत सिंह का एक गजल है, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ का कोई इंतहा ही नहीं। तो झूठ आप जितना चाहे आप फैला सकते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के उस पर कपोल कल्पित कहानियां बना सकते हैं इतिहास के रूप में, पर जो सत्य है उसका एक ही वर्षन है, और जो साक्ष्य हैं, जो आधार हैं, उसके बेसिस पे एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हमें लिखनी चाहिए। और एक इतिहासकार के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि वी शुड नॉट बी स्टक इन द पास्ट। हर रोज टेलीविजन चैनल्स पे औरंगजेब पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। वी शुड लुक फॉरवर्ड, और अगर इफ यू हैव टू गो फॉरवर्ड, द कंट्री विच इज poised, I think we are at the gate of greatness. Bharat is striking at the gates of greatness in the world. We are stuck in the troubles of the past only because we have not healed those wounds. उन जख्मों को भर के सत्य को जैसा है वैसा कहने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी देश एक उन्नत भविष्य के प्रति अग्रसर हो सकता है। शुक्रिया विक्रम। एक कठिन सत्य हमारे सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे है, टाइम्स अप और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है। मुझे बताया जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली मैं सवाल के लिए पैनल खोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा विक्रम, आप जब भी लिखते हैं, आप इतिहास लिखते हैं, आप नई बहस छेड़ते हैं, आप एक नए अंदाज में लिखते हैं, आप पुरानी चीज़ों को नई लाइट्स में लेकर आते हैं, आर्काइव्स के सहारे, डॉक्यूमेंट्स के सहारे, अपनी खुद के परिश्रम के सहारे। एंड फिर आप साहब कम्स टू माइंड कि 1000 बार गुजरा है ज़माना इधर से, 1000 बार गुजरा है ज़माना इधर से, कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन नई नई सी है तेरी रह गुजर फिर भी। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और विक्रम जी को सुनने के बाद मन भर जाए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये तलब बरकरार रहे। मैं अशोक